Hello students, today we will discuss about the concentration of a solution. Concentration of solution क्या है? The concentration of a solution is the amount of solute present in a given quantity of a solution. एक दिए गई क्वांटिटी में, एक मात्रा में सॉल्यूशन के में कितना सोल्यूट घुला हुआ है वो क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कहलाती है. The concentration of a solution is defined as the mass of solute in grams present in 100 ग्राम of a solution. 100 ग्राम में वो कितना सोल्यूट उसके अंदर घुला हुआ है ये दिखाना हमें क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कहलाता है. अगर मैथमेटिकली देखें इसका फार्मूला तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन विद 100. मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी. और मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, मास अगर सॉल्यूशन में देखें हम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ ए सॉल्वेंट. अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास में. ए सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर सॉलिड things, it means solute. 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि सोलवेंट. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? सोल्यूट दे रखा है, सोलवेंट दे रखा है और हमें क्या निकालना है? कंसंट्रेशन निकालनी है. तो कंसंट्रेशन का फार्मूला हमारा वही रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100. अब यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट दे रखे हैं हमारे पास में 30 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखे हैं 370 ग्राम. अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन देखें तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट. और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 370 ग्राम. मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 30 ग्राम. अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 400 ग्राम. अब इसको आप फार्मूले में रखो कि 30 डिवाइड बाई 400 इंटू में 100 तो कितना आ जाएगा? ये 7.5. इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन निकालते हैं. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, कितना दे रखे हैं? 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. अब देखो यहाँ पे पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या फर्क है? वहाँ पे आपको सोल्यूट और सोलवेंट दे रखे थे, यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्यूशन, यानी कि अब आपको इसको ऐड नहीं करना है. आपको सॉल्यूशन दे रखा है 550 ग्राम. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. तो जस्ट हमें इसको फार्मूले में रख देना है. फार्मूला क्या है हमारे पास में? वही है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो मास ऑफ सोल्यूट कितना था? 110 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास में? 550 ग्राम और मल्टीप्लाई विद 100. अगर इसको हम सिंपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 20%. तो इस प्रकार से हम क्या कराते हैं? जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की उसको निकालते हैं. अब जो सॉल्यूशन बनाते हैं हम, सॉल्यूशन में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अभी सैचुरेटेड संतृप्त और असैचुरेटेड असंतृप्त. संतृप्त यानी कि अगर किसी दिए गए टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट के अंदर और सॉलिड ऐड ना हो सके, यानी कि जितना चाहिए था उतना ही उसके अंदर मिला दें हम, तो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है. यानी कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर दिए गए तापमान पे मैक्सिमम अमाउंट में जितना मिल सकता है बस उतना ही मिला हुआ हो उस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट, तो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है. बट इसके अपोजिट अगर हम देखें, ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, अभी भी उसमें दिए गए टेम्परेचर पे और सॉलिड मिल सकता है, यानी कि सॉल्यूट मिल सकता है, तो वो क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है. सोल्यूबिलिटी घुलनशीलता, कितना घुलेगा, यानी कि एक 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट घुलता है वो उसकी क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एज ए specific temperature is known as the solubility of that
solute in the solvent. While expressing the solubility of a substance, we have to specify the temperature also. टेम्परेचर इसके अंदर एक की फैक्टर है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर वो 100 ग्राम में कितना घुल रहा है सोल्यूट, यानी कि 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर सोल्यूट की मात्रा दिए गए टेम्परेचर पे कितनी घुलती है, ये क्या कहलाती है? सोल्यूबिलिटी कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। 100 ग्राम में अगर कोई सपोज करो हमारे पास 100 ग्राम वाटर है और उसमें 20 या 25 ग्राम चीनी घुल रही है 100 ग्राम वाटर पे, तो 100 ग्राम वाटर में जो घुलनशीलता है चीनी की वो कितनी है? 20 ग्राम। या कोई चीज़ 50 ग्राम घुल रही है या कोई चीज़ 70 ग्राम घुल रही है, तो वो क्या कहलाती है? उसकी घुलनशीलता कहलाती है कि ये इतना घुलेगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास में केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। भौतिक गुण में और रासायनिक गुणों में बदलाव क्या होता है? भौतिक गुणों में बदलाव होता है तो एक उसके रासायनिक गुणों में बदलाव होता है। और अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, फिजिकल और भौतिक गुणों का दोनों का कंपैरिजन करें हम यहाँ पे, तो क्या देखेंगे हम? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज के अंदर कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सपोज करो आप एक कागज़ का पेज लिया, आपने उसको टीयर कर दिया, फाड़ दिया, कागज़ का पेज छोटा हो जाएगा, है तो कागज़ का ही पेज, कागज़ ही है वो, और छोटा कर दीजिए और टुकड़े कर दीजिए, अब भी क्या है? वो कागज़ ही है। बट इफ़ यू बर्न दैट, अगर उसको आप आग लगा देते हो, अब उसकी राख बन जाएगी। अब वो एक नई चीज़ है, नई प्रॉपर्टियों के साथ, नए गुणों के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। यानी कि कागज़ का फाड़ना तो क्या है? फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस साइज छोटा हो रहा है। बट अगर हम कागज़ को आग लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक नया सब्सटेंस, यानी कि राख जो उसके गुण कागज़ से मैच नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि वो एक केमिकल चेंज है। सेकंड अगर हम देखें, ये एक टेम्परेरी चेंज, यानी कि इट इज़ रिवर्सिबल। कागज़ फाड़ा था, अभी आपने उसको टेप लगा दी, वापस हो गया है, परंतु कागज़ से अगर आपने राख बना दी, उसको जला दिया है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अगेन एक पेपर। उससे हम दोबारा से एक पेपर नहीं बना सकते। इट मीन्स केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। वेरी लिटल heat energy is absorbed or given out during a physical change। वो थोड़ी मात्रा में या तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। बट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज ए लॉट ऑफ हीट इज गिवन एंड ए लॉट ऑफ हीट आउट। या तो हीट बड़ी मात्रा में दी जाएगी या बड़ी मात्रा में हीट निकल के बाहर आती है एक केमिकल चेंज के दौरान। मास ऑफ ए सब्सटेंस डजंट एट द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर जब फिजिकल चेंज हो रहा है तो जो मास है उसका कोई खास रोल नहीं है, कितने मास में कितना हो रहा है। बट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज जो मास है उसकी कितनी परसेंटेज ली है, उससे क्या नया सब्सटेंस बन रहा है, तो वो एक फैक्टर है, एक कारक है। फिजिकल चेंज के अंदर जो मास है वो इतना ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता है, बट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज मास एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम अपने आसपास देखें, जैसे कि डाइजेशन है हमारे शरीर में, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सारे के सारे केमिकल चेंज हैं। लोहे को जंग लगना है, दोबारा लोहा नहीं बनेगा, वो क्या है? एक केमिकल चेंज है। या आप बर्निंग ऑफ कैंडल देखोगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसके अंदर दोनों हैं। अगर मोम को हम मेल्ट होता हुआ देखें तो दोबारा उसको फिर से मोमबत्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल आल्सो लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर वेपर्स आल्सो हीट जनरेट। जो आपका थ्रेड है वो राख में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सारे क्या हैं? केमिकल चेंज हैं। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड क्या है? केमिकल चेंज है। आप उसको दोबारा से उसी शेप में, उसी अंदाज में नहीं लेके आ सकते हो। परंतु अगर आप एक कच्चे सलाद को काट रहे हो, कटिंग ऑफ सलाद विद रॉ फ्रूट्स है, तो वो क्या है कि फिजिकल चेंज है। अगर आप बल्ब जला रहे हो तो एक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, और इस प्रकार से हम इसको कह रहे हैं कि ये कि
केमिकल चेंज है। तो हम अपने आसपास देखेंगे इतने सारे केमिकल और फिजिकल चेंज हमें दिखाई देते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये आसपास आज तक हमें पता क्यों नहीं लगा है कि ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, हमें इसको रट्टा नहीं मारना है। आसपास देखें कौन सी चीज़ रिवर्सिबल है, फिजिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंज है। कोई नई सब्सटेंस बन रहा है तो केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो क्या है, वो फिजिकल चेंज है। अब देखो ग्रोथ हमारी भी देखो ग्रोथ है, पेड़ पौधों की भी ग्रोथ देखो, जिसकी भी ग्रोथ हो रही है। अब हम वापस छोटे बच्चे तो नहीं बन सकते हैं, बड़े पेड़ को छोटे में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है कि केमिकल चेंज है। तो इस प्रकार से हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को अपने आसपास ही पता लगा सकते हैं। ओके।